my dear pharmacologists. Today's topic is on pharmacology of anti-gouts. Gout. Gout क्या है? Gout is a type of arthritis. Like gout में जो है जितनी भी बॉडी की जॉइंट्स है उन जॉइंट्स में कोई ना कोई मेटाबोलाइट्स आके डिपॉजिट हो जाता है, राइट? गाउट क्या है? गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें मोस्टली जितनी मेटाबोलाइट बॉडी में होते हैं, लाइक कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बॉडी में हो रहा होता है, तो उसकी जो मेटाबोलाइट होते हैं उनको यूरिन के थ्रू किडनी से एक्सक्रीट आउट होना होता है। और अगर ये मेटाबोलाइट बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, सही है, तो वो ज्वाइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और कॉज करेंगे पेन एंड इन्फ्लेमेशन। यूरिक एसिड है मेटाबोलाइट डीएनए या फिर आरएनए फ्रेगमेंटेशंस का, और यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म्स में होता है, और मोस्टली यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में डिसॉल्व होके ज्वाइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। कब होता है? जब यूरिक एसिड, दो कंडीशन होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की डिपोजिशन होती है ज्वाइंट्स में। या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, प्रोटीन इंटेक ज्यादा था, या डीएनए या आरएनए की फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, सही है, तो बॉडी इसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, तो ब्लड उसको डिपॉजिट करवा देगा ज्वाइंट्स में, किसी भी ज्वाइंट्स में, फिंगर्स की ज्वाइंट में, फीट की ज्वाइंट्स में, किसी भी ज्वाइंट्स में मत, लेकिन मोस्टली यूरिक एसिड की डिपोजिशन जो है वो फीट की ज्वाइंट्स में होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यूरिक एसिड की डिपोजिशन होती है तो फिंगर्स में भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू हैंड एंड फीट, तो फीट के फिंगर्स में जो है वो ज्यादा डिपोजिशन होती है, राइट? एक कंडीशन हो गया कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करी, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो सही नहीं है, यूरिक एसिड को या यूरेट को फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही, वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो रहा है ब्लड में, सही है, तो उसमें भी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा और फिर वो ज्वाइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? अब हम अपने फ्लो चार्ट्स को देखते हैं। तो गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में यूरिक एसिड का लेवल, इन मेटाबोलाइट्स में हम यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है तो हम टर्म यूज करते हैं हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरयूरिसीमिया मतलब इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड, राइट? जब भी ब्लड में डिपोजिशन होगी ज्यादा, ब्लड में डिसॉल्व ज्यादा होगी तो जाके ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ही किडनी एक्सक्रीट आउट कर सकता है। इसके अलावा ज्वाइंट में जाके डिपॉजिट कर गया, फिर वहां पे यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में होते डिपॉजिट हो गए ज्वाइंट में। अब बॉडी ने उस क्रिस्टल्स को ट्रीट किया एज अ फॉरेन पार्टिकल। अब जब उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगा तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी ने उसको ट्रीट किया एज अ फॉरेन पार्टिकल और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन, देन इमिग्रेशन, माइग्रेशन और एक्सट्रावाइजेशन का प्रोसेस, सही है, जिसमें ल्यूकोसाइट्स जो है एंटर होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइट पे और फिर वहां जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। देन इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के बाद जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है तो पेशेंट को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और पेन की वजह से पेशेंट्स के ज्वाइंट्स में दर्द रहता है, राइट? गाउट जो है वो दो टाइप की डिजीज होती है, एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है, राइट? हमारे पास गाउट जो है दो टाइप का है, एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है। एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस क्या होगा? एक्यूट कहते हैं शॉर्ट टर्म, किसी भी वजह से कोई ड्रग इंटेक हुआ है या फिर प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो गया, बॉडी को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, तो फिर उस कंडीशन में अगर टेम्परेरी तौर पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है सडनली, सही है, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट भी एक्यूट ट्रीटमेंट होगी, सही है, जैसे ही लेवल बढ़ा उसको फौरन से ट्रीट करना आसान है, राइट? अब अगर क्रॉनिक है, क्रॉनिक को इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगा है, डिजीज को प्रोग्रेस होने में टाइम लगा, वो टाइमली आहिस्ता आहिस्ता जाके यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा। जितना टाइमली डिपॉजिट होगा उतना ही टाइम लगेगा उसको रिमूव करने में, राइट? तो ट्रीटमेंट उसकी भी फिर क्रॉनिक ट्रीटमेंट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन से फर्दर न्यूट्रोफिल, ग्रैन्युलोसाइट, ये सारे जितने भी केमिकल मीडिएटर्स है वो सब रिलीज होंगे, सही है। और इन्फेक्टेड पार्ट क्या हो गया? जहां पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उसको ट्रीट किया एज अ फॉरेन पार्टिकल बिकॉज इट इज यूजलेस फॉर द बॉडी। न्यूट्रोफिल्स, ग्रैन्युलोसाइट्स ने क्या किया है? फेगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर दिया, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम्स एक्टिवेट हो गए, लाइसोसोम ने उन सब की ब्रेकडाउन की। इसके अलावा
कीमोटैक्सिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लाइसोसोम्स की रीअपटेक ऑफ लाइसोसोम्स इन्वॉल्व है, डेथ ऑफ फेगोसाइट्स इन्वॉल्व है और रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ये सब क्या करवा है? कीमोटैक्सिस का प्रोसेस। कीमोटैक्सिस में क्या होगा कि जितने भी मीडिएटर्स हैं और डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहे होंगे फॉरेन पार्टिकल्स पे, ताकि वहां जाके अपने अपने एक्शन प्रोड्यूस करें। जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो लाइसिस करवाएगा, फेगोसाइटोसिस का मैक्रोफेजेस है वो इनगल्फ करवाएगा और फर्दर जाके डिग्रेड करवाएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही लाइसोसोम ब्रेकडाउन करवाएगा तो फॉरन से ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स बनेंगे। ये ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन मेटाबोलाइट जाके डिपॉजिट हो जाएंगे टिश्यूज में। टिश्यूज मेटाबोलाइट जब टिश्यू में ये डिपॉजिट होंगे, अब पहले यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा था, यूरिक एसिड के चक्कर में जो है फॉरन से कीमोटैक्सिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, न्यूट्रोफिल्स ने जाके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट किया। अब इन सब की प्रोसेस इन सब की कोशिश ये है कि यूरिक एसिड का लेवल डिक्रीज करे। इस पूरे प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ऑक्सीजन मेटाबोलाइट जाके डिपॉजिट हो जाते हैं अगेन टिश्यू में और वो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। टिश्यू डैमेज होगा तो लाइसोसोमल एंजाइम तो लाइसोसोम जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइसोसोम जो है वो लाइसिस करवाएंगे, जिसकी वजह से बनेगा लैक्टेट। सही, ये लैक्टेट जाके डिपॉजिट हो जाएगा अगेन साइनोवियल फ्लूइड में। लैक्टेट क्या करेगा? साइनोवियल फ्लूइड में जाके उसके पीएच को डिक्रीज कर देगा। जब पीएच डिक्रीज होगा तो ये तो यूरिक एसिड का फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि यूरिक एसिड खुद एसिडिक इन नेचर है, यूरिक एसिड की डिपोजिशन और आसान हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिव्यू अगेन। गाउट जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। गाउट जो है दो टाइप के होते हैं, एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है। एक्यूट जो है वो इजीली डेवलप होगी तो उसकी ट्रीटमेंट भी क्विक होगी, और क्रॉनिक क्योंकि वो टाइम लिया है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन में, तो उसकी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म होगी, राइट। एक्यूट में हम मोस्टली एनसीआइड्स दे देते हैं, इंडोमिथासिन दे देते हैं, कॉल्चिसिन देंगे, और इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हम डिस्कस करेंगे सारे ड्रग्स को। देन अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हाइपरयूरिसीमिया लाइक इंक्रीज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन ब्लड, देन वो डिपॉजिट हो जाएगा जॉइंट में और बॉडी इसको ट्रीट करेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एग्रेनुसाइट्स, जितने भी केमिकल मीडिएटर्स वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनको एंगल्फ करेगा जाके, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में हमें पता है जो इन्फ्लेमेशन का कास्केड होता है, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, एक्सटर्नालाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट। थ्रू इन क्रिस्टल्स को एंगल्फ करके ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, राइट। अब जब ये प्रोसेस होता है तो इनके प्रोसेस के एंड में बनता है ऑक्सीजन मेटाबोलाइट। ऑक्सीजन मेटाबोलाइट क्या करते हैं? ऑक्सीजन मेटाबोलाइट अगेन वो वापस जाके डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज में, ज्वाइंट टिश्यू में, साइनोवियल टिश्यूज में, वो टिश्यू को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम दोबारा से एक्टिवेट होते हैं और वो लाइसिस के प्रोसेस करवाते हैं, जिसकी वजह से लैक्टेट की प्रोडक्शन होती है। लैक्टेट बोले या सोडियम लैक्टेट की प्रोडक्शन बोले, सही, वो जाके डिपॉजिट होता है और वो साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल टिश्यू में जाके पीएच को ड्रॉप करता है, मतलब एसिडिक इन नेचर, एसिड एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है, जो कि यूरिक एसिड का फेवरेबल कंडीशन है। तो यूरिक एसिड और इजीली जो है वो डिपॉजिट हो पाएगा जॉइंट्स में, राइट। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि यूरिक एसिड, हम बोल रहे हैं यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे हुई, राइट। अब हम ये डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि यूरिक एसिड जो है वो मेटाबोलाइट है या बाय प्रोडक्ट है ऑफ डीएनए या आरएनए फ्रेगमेंटेशन का, राइट। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि डीएनए आरएनए ब्रेकडाउन की वजह से बनता है प्यूरिन, राइट। या तो इस वजह से इनकी ब्रेकडाउन की वजह से, या फिर पेशेंट ने प्रोटीन रिच डाइट ली है उस वजह से, राइट। उससे क्या होगा? इन दोनों की वजह से बनेगा हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज, जेंथीन ऑक्सीडेज इन शॉर्ट एक्सो, हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होगा जेंथीन में और अगेन जेंथीन ऑक्सीडेज एक्सओ इस जेंथीन को कन्वर्ट करवाएगा यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में होके सोडियम यूरेट वो डिपॉजिट हो जाएगा ज्वाइंट में। तो ये सिंपल प्रोसेस है यूरिक एसिड या फिर सोडियम यूरेट की प्रोडक्शन का। अब हम ड्रग यूज करेंगे तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा या बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहले हम वो ड्रग यूज करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को स्टॉप कर सके, सही है, क्योंकि एक्यूट में तो होता ही पेन ऑफ, तो पेशेंट्स की पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हमारा दर्द ठीक कर दो। दर्द ठीक करने के लिए हमें पेन किलर ही देना पड़ेगा, सही। तो हम उसको पेशेंट को हम एनसीआई दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं, इंडोमिथासिन या फिर कॉल्चिसिन दे सकते हैं
फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट, राइट। इसके अलावा एक तो ये हो गया, सेकेंडली ये हो सकता है हमारे पास फर्दर ट्रीटमेंट में कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करें। अगर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ज़ैंथीन नहीं बनेगा, राइट। अगर इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होगा, ज़ैंथीन की प्रोडक्शन नहीं होगी। ज़ैंथीन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो उसकी डिपोजिशन नहीं होगी ज्वाइंट्स में, राइट। या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं कि किडनी, अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, किडनी से फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, सही है, तो फिर किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करें, यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करें। जब भी यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करेंगे तो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे यूरिकोसूरिक एजेंट्स। वो ड्रग जो कि यूरिन में यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दें, उन एजेंट्स को हम बोलेंगे यूरिकोसूरिक एजेंट्स, सही है। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी ड्रग्स को। ना अब हम बात करेंगे हाइपरयूरेसीमिया की ट्रीटमेंट की। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उसकी दो रीजन होते हैं, सही है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि या तो ओवर प्रोडक्शन होता है मेटाबोलाइट्स की वजह से, ज्यादा मेटाबोलाइट्स की मेटाबॉलिज्म होती जिसकी वजह से ज्यादा मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ज्यादा यूरिक एसिड बनता है तो ओवर प्रोडक्शन होगी, या फिर रीनल किडनी डिसफंक्शन हुआ हुआ है, एक्सक्रीशन जो है स्लो डाउन हुई है। गाउट हमारे पास दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का रीजन ये हो सकता है कि आइडियोपैथिक अननोन कॉज हो सकता है या फिर जेनेटिक एंजाइम डिफेक्ट की वजह से प्राइमरी गाउट कॉज करता है। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन या फिर प्रोटीन रिच डाइट, हाई प्रोटीन रिच डाइट, वो भी एक्यूट गाउट कॉज करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी गाउट है, सेकेंडरी गाउट का रीजन ये हो सकता है कि कैंसर थेरेपी एसोसिएटेड ल्यूकीमिया, मतलब कैंसर थेरेपी की वजह से भी गाउट होता है। कैसे, कैंसर थेरेपी जो है वो सेल डेथ को इंक्रीज करवाता है। कैंसर थेरेपी क्या करता है, सेल लाइसिस करवाता है, सेल की डेथ करवाता है, जिसकी वजह से डीएनए की डिग्रेडेशन होती है। सेल के अंदर जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, सेल डेथ होगा तो डीएनए डिग्रेड होगा, डीएनए डिग्रेड होगा तो फिर पूरा प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, तो डीएनए डिग्रेडेशन होगा तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन या यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इंक्रीज हो जाएगी, राइट, जो कि कॉज करेगा गाउट। इसके अलावा कुछ ड्रग और भी हैं जो कि कॉज करते हैं गाउट। कौन कौन से हैं, थायराइड, लूप डायरेटिक, टायरोसिनामाइड, लिवोडोपा एक्सेट्रा, और भी बहुत सी ड्रग है। वो ड्रग सारी जो कि वीक एसिड हैं, ये सारी ड्रग्स के वीक एसिड है, जिसकी वजह से वीक एसिड ड्रग जो होंगी वो कंपीट करती हैं यूरेट की सिक्रीशंस की इन नेफ्रॉन, राइट। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं ड्रग मैनेजमेंट की। हमारे पास जो एंटी गाउट ट्रीटमेंट है वो हमारे पास दो टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक्यूट, अगर एक्यूट गाउट है तो उसको हम एक्यूट ट्रीटमेंट देंगे, और अगर क्रॉनिक गाउट है तो हम उसको क्रॉनिक ट्रीटमेंट देंगे। एक्यूट और क्रॉनिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूट वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन में डेवलप हुआ हो, उसकी ट्रीटमेंट फौरन से क्विक ट्रीटमेंट होती है, सही है। जबकि क्रॉनिक गाउट वो होता है जिसको डेवलप होने में टाइम लगता है, प्रोग्रेशन में टाइम लगा तो उतना ही टाइम उसकी ट्रीटमेंट में लगेगा। ड्रग क्लासिफिकेशन हमारे पास दो है, एक्यूट मैनेजमेंट अलग है और क्रॉनिक मैनेजमेंट अलग है। अभी हम डिस्कस करते हैं एक्यूट मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस है एनसेड्स। तीन चॉइसेस हमारे पास, या तो हम एनसेड्स दे सकते हैं, कोल्चीन, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे। ये हो गया एक्यूट मैनेजमेंट में, राइट। जबकि क्रॉनिक ट्रीटमेंट में या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक यूरिकोसोरिक एजेंट है और एक यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकेंगे, सही है। डीएनए की डिग्रेडेशन की वजह से जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो कन्वर्ट फर्दर करवा रहा था यूरिक एसिड में, तो उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा कौन सा, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। जबकि यूरिकोसोरिक एजेंट क्या करवाएगा, यूरिकोसोरिक एजेंट जो है वो एक्सक्रीशन करवाएगा यूरिक एसिड की इन द यूरिन, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं एक्यूट मैनेजमेंट की। एक्यूट मैनेजमेंट में हमारे पास है एनसेड, कोल्चीन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। एनसेड एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एनसेड जो है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि गाउट में क्या हो रहा है, गाउट जैसे ही यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होती है तो फौरन से केमिकल मीडिएटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक ग्रेन्युलोसाइड, न्यूट्रोफिल, साइटोकाइंस,
प्रोस्टाग्लैंडिन, सही है, वो सब क्या करेंगे, वो सब इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। तो हमारे में तो उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और पेन इंड्यूस करेंगे। तो मेन जो स्टार्टिंग पर्पस होता है हमें इन्फ्लेमेशन और पेन को स्टॉप करना, सही है। तो हम देंगे एनसेड्स। एनसेड्स क्या करेगा, क्विक रिलीफ देगा गाउट से। ड्रग ऑफ चॉइसेस हमारे पास एनसेड्स की क्या है, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सिन एंड डिक्लोफेनिक। हमारे पास एनसेड्स की चॉइस है इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सिन एंड डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक जो है वो ज्यादा अच्छी है, क्यों, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन साइनोवियल फ्लूइड में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बेटर टॉलरेंट है डिक्लोफेनिक। जबकि हम ये कोशिश करते हैं एस्पिरिन बिल्कुल भी ना दें। एस्पिरिन जो है वो गाउट के पेशेंट को ना दे, क्यों, क्योंकि गाउट के पेशेंट का ऑलरेडी जो रीनल सिक्रीशन है वो डिक्रीज हुआ हुआ है, ग्लोमेरुलस जीएफआर डिक्रीज हुआ हुआ है, या फिर अगर रीनल पेशेंट या फिर अगर रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसकी वजह से यूरिक एसिड की सिक्रीशंस नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, एस्पिरिन भी, अगर साइड इफेक्ट आपको याद हो एनसेड्स का, कि एस्पिरिन जो है वो क्या कर रहा था, किडनी को डैमेज कर रहा है, सही है। रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में एस्पिरिन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इसलिए गाउट का पेशेंट ऑलरेडी रीनल कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इसलिए हम गाउट के पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देंगे। पेशेंट रीनल कॉम्प्रोमाइज है, रीनल कॉम्प्रोमाइज की वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो हम कभी भी पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देंगे, क्योंकि एस्पिरिन फर्दर किडनी को डैमेज करवा रहा है। ये हम डिटेल में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनसेड में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास चॉइस कोलजीन जो है ये एनालिसिक नहीं है। कोलजीन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोनाउंस है एनसेड से ज्यादा, लेकिन क्योंकि इसका साइड इफेक्ट एनसेड से भी ज्यादा है, तो इसलिए कोलजीन का यूज जो है मिनिमम है, लेकिन इसका इफेक्ट गाउट की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा है, लेकिन साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए हम इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। कोलजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बाइंड करता है ट्यूबुलिन के साथ और इनहिबिट कराता है पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जब माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन नहीं होगी तो फिर ल्यूकोसाइड्स या ग्रैन्युलोसाइड्स की माइग्रेशन नहीं होगी, वो डिक्रीज कर देगा। जब ग्रैन्युलोसाइड या ल्यूकोसाइड्स की माइग्रेशन नहीं होगी तो वो पहुंच नहीं पाएगा यूरिक एसिड की डिपोजिशन के पास। जब वो वहां पे पहुंचेगा नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो इमिग्रेशन, माइग्रेशन और एक्सटर्नालाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को इस तरह से इनहिबिट किया है। मैं रिपीट करती हूँ, कोलजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो है। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बाइंड करता है ट्यूबुलिन के साथ, ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करके ये इनहिबिट कराता है पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन इनहिबिट होगी तो फिर वो क्या करेगा, ल्यूकोसाइड्स की माइग्रेशंस को ल्यूकोसाइड्स एंड ग्रैन्युलोसाइड्स की माइग्रेशंस को इनहिबिट करेगा, सही। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कि इसका इफेक्ट ऑल्सो एज ए एंटीमाइटोटिक इफेक्ट, कैसे, ये ब्लॉक करेगा सेल डिवीजन। एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये ब्लॉक करेगा सेल डिविजन को, स्पेशली स्पेंडल फाइबर। हमें पता है कि सेल डिविजन की स्पेंडल फाइबर्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सही है। अब स्पेंडल फाइबर को ही अगर ये ब्लॉक कर देगा तो फर्दर सेल डिविजन कैसे होंगे, तो ब्लॉक करेगा सेल डिवीजन में स्पेशली स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर ही ब्लॉक हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होंगे, ल्यूकोसाइड्स की फॉर्मेशन नहीं होंगी, ल्यूकोसाइड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ग्रैन्युलोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो कैसे पहुंचेगा इंफ्लेमेटरी साइट्स पे। जब इंफ्लेमेटरी साइट्स पे नहीं पहुंचेगा तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस नहीं करवाएगा। इस तरह इंफ्लेमेटरी और जो पेन है उसको रिड्यूस करेगा, राइट। ये हो गया कोलजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब अगर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो कोलजीन का साइड इफेक्ट्स जैसे मैंने डिस्कस किया कि कोलजीन का साइड इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनसेड। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड साइड इफेक्ट्स ऑफ एनसेड इन एनसेड लेक्चर, राइट। इधर भी बोल रहे हैं कि कोलजीन का साइड इफेक्ट ज्यादा है। क्या क्या साइड इफेक्ट है कोलजीन का, अगर हम एक्यूट यूज करते हैं तो सीवियर जीआई डिस्टर्बेंसेस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर क्रॉनिक यूज है कोलजीन का तो फिर क्या होगा, पोली टॉलरेटेड है। इसके अलावा एग्रेनुलोसाइटोसिस, एलोपीसिया, हेमेटोयूरिया, मायोपैथी, न्यूरोपैथी, गैस्ट्राइटिस और एप्लास्टिक एनीमिया, सही। ये सारे साइड इफेक्ट हैं किसके, कोलजीन की। इसके अलावा एनसेड्स, एक्यूट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, एनसेड, कोलजीन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम तब देंगे जब पेशेंट्स पे एनसेड और कोलजीन का इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
इसकी दो ड्रग है जो हम मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं, एक है प्रेडनिसोलोन और एक है मेथाइल प्रेडनिसोलोन। साइड इफेक्ट्स वही है कि ये इम्यून सप्रेसेंट है तो फिर इन्फेक्शन फर्दर कॉज कर सकता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्यूट मैनेजमेंट के बाद क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। इसमें हमारे पास दो क्लासेस है, यूरिकोसूरिक एजेंट एंड यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। बात करेंगे क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ गाउट ट्रीटमेंट, राइट। क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ गाउट ट्रीटमेंट हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है हमारे पास यूरिकोसूरिक एजेंट और एक है हमारे पास यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। हमारे पास दो एजेंट ऐसे हैं जो कि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ गाउट, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूरिकोसूरिक एजेंट। यूरिकोसूरिक एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीज करवाता है यूरिक एसिड की क्लियरेंस इन यूरिन, राइट। इसके अलावा वीक ऑर्गेनिक एसिड है, यूरिकोसूरिक एजेंट जितने भी एजेंट है वो सारे के सारे वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वो यूरिक एसिड की क्लियरेंस करवाते हैं इनटू द यूरिन। इसके अलावा ये इनहिबिट कराते हैं यूरिएट एनायन एक्सचेंज इन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, क्योंकि यूरिक एसिड की सिक्रीशंस होगी थ्रू किडनी में नेफ्रॉन्स के थ्रू ही। नेफ्रॉन्स हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन करवाता है, फिल्ट्रेशन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और सिक्रीशन करवाता है। तो जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, पहले फिल्टर होता है, फिर रीअब्जॉर्ब होता है, फिर सिक्रीशन होती है। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, जहाँ पे यूरिएट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सही है। तो यूरिकोसूरिक एजेंट क्या करेगा, इस रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू द यूरिन। तो हम दोबारा डिस्कस करते हैं यूरिकोसूरिक एजेंट्स क्या करते हैं। यूरिकोसूरिक एजेंट जो है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, इसके अलावा वो डिक्रीज यूरिएट रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। तो क्या होगा, एलिमिनेशन ज्यादा होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एलिमिनेशन से इसकी थ्रू इंक्रीज हो जाएगी यूरिक एसिड की, राइट। हमारे पास दो एग्जाम्पल है यूरिकोसूरिक एजेंट की, दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक है प्रोबेनिसिड और एक है सल्फेनपैराजोन। दोनों जो है, दोनों का काम ये है कि ये इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड की, दोनों का काम ये है कि एलिमिनेशन को इंक्रीज करवाना। प्रोबेनिसिड जो है इनएक्टिव हो जाता है अगर जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम होता है तो प्रोबेनिसिड जो इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा ये इंटरेक्ट करता है वीक एसिड्स के साथ, जो वीक एसिड ड्रग्स हैं, लाइक हमारे पास पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनके साथ जो है प्रोबेनिसिड्स नहीं दी जाएंगे, अदरवाइज इनकी कंसंट्रेशंस को ये बढ़ा देगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा प्रोबेनिसिड्स या फिर सल्फेनपैराजोन, क्योंकि यूरिक एसिड कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ा रहा है तो पेशेंट को जरूरी एडवाइस करनी है कि फ्लूइड इंटेक बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड इंटेक नहीं बढ़ेगा तो स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। कोई गो थ्रू करते हैं। यूरिकोसूरिक एजेंट जो है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो इंक्रीज क्लियरेंस करवाता है यूरिक एसिड की। देन जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल नेफ्रॉन्स का जो पार्ट होता है उसमें वो यूरिएट एनायन एक्सचेंज को इनहिबिट करता है ताकि यूरिएट जो है वो रीअब्जॉर्ब ना हो, सही है। हमने डिस्कस किया है कि पीसीटी में पहले नेफ्रॉन में पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर सिक्रीशन होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन में यूरिएट रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। इसके अलावा एलिमिनेशन करवाएगा। दो ड्रग है हमारे पास, प्रोबेनिसिड एंड सल्फेनपैराजोन। प्रोबेनिसिड जो है इनएक्टिव होता है अगर जीएफआर के रेट लो होता है। इसके अलावा जो वीक एसिड ड्रग्स है लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इनके साथ इंटरैक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है यूरिक एसिड सिंथेसिस की। यूरिक एसिड सिंथेसिस की इनहिबिटर हमारे पास कौन से होंगे, वो जो हमने लास्ट में फ्लो चार्ट पढ़ा जिसमें हमने बताया था कि डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होती है तो फिर क्या बनता है, हाइपोजेंटीन इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज कन्वर्ट होता है जेंथीन में। तो जो एंजाइम था ना जेंथीन ऑक्सीडेज, उसको इनहिबिट करेगा। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में जो एंजाइम है इनहिबिट कर रहा है जेंथीन ऑक्सीडेज को। ये इनहिबिटर है जेंथीन ऑक्सीडेज का। हमारे पास जो ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व है वो है एलोप्यूरिनॉल है, विवॉक्सिटेट, रेस्प्यूरिकेज। ये तीन ड्रग है, तीन ड्रग एग्जाम्पल है यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में। सबसे पहले हम एलोप्यूरिनॉल को डिस्कस करते हैं। एलोप्यूरिनॉल जो है वो प्यूरिन एनालॉग है, सही। प्यूरिन एनालॉग मतलब कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन में जो प्यूरिन बनता है उसका एनालॉग है। ये कॉम्पिटिटिव जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है एलोप्यूरिनॉल।
जब xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर है तो मतलब इन द एंड यूरिक एसिड मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, वो इनहिबिट करवाएगा। तो फिर क्या बनेगा? फिर ये होगा कि जो xanthine जब एलिपिरिनॉल बॉडी में जाती है तो xanthine ऑक्सीडेज जो होता है वो एलिपिरिनॉल को कन्वर्ट कराता है। सही है, xanthine ऑक्सीडेज कन्वर्ट करवाता है एलिपिरिनॉल को इनटू एलोक्सोमीथीन में, राइट। मतलब xanthine ऑक्सीडेज का जो काम था वो उस साइकिल से हटके यहाँ पे ड्रग के साथ वो बाइंड कर जाता है। सही है, xanthine ऑक्सीडेज कन्वर्ट करवा रहा है एलिपिरिनॉल को इनटू एलोक्सोमीथीन में, राइट। एलोक्सोमीथीन जो है ये नॉन कॉम्पिटिटिव है और ये फर्दर xanthine ऑक्सीडेज की जो कन्वर्जन थी, जो कन्वर्ट करवा रहा था हाइपोxanthine को xanthine में, वो इनहिबिट करेगा। और एलोक्सोमीथीन जो है वो सॉल्युबल होता है और इजीली जो है वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, राइट। सो एलिपिरिनॉल जो है वो क्रिस्टल्स, यूरिक क्रिस्टल्स को डिक्रीज करता है एंड सॉफ्ट टिश्यू, किडनी एंड जॉइंट्स। तो एलिपिरिनॉल को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं एक्यूट मैनेजमेंट में, क्रॉनिक मैनेजमेंट में गाउट की। इसके अलावा कैंसर थेरेपी में भी इसको दे सकते हैं। एलिपिरिनॉल के साइड इफेक्ट, एलिपिरिनॉल के साइड इफेक्ट्स ये है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम लाइक रशेस, हाइपरसेंसिटिविटी, जीआईटी डिस्ट्रेस, सिवियर जीआईटी डिस्ट्रेस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड हेपेटोटॉक्सिक। ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गए एलिपिरिनॉल के। नेक्स्ट ड्रग है हमारे बॉक्सस्टेट। बॉक्सस्टेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम यही है और साइड इफेक्ट ये है कि ये हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, हेपेटोटॉक्सिक। अच्छा, देन नंबर थर्ड इज रेस्पिरिकेस ड्रग। रेस्पिरिकेस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस यूरेट एंजाइम, राइट। ये करता क्या है? ये ऑक्सीडाइज कर देता है यूरिक एसिड को इनटू एलेंटोइन। रेस्पिरिकेस कन्वर्ट कर ऑक्सीडाइज करता है यूरिक एसिड को इनटू एलेंटोइन मेटाबोलाइट में। एलेंटोइन मेटाबोलाइट जो होता है ये इनएक्टिव होता है और मोर सॉल्युबल होता है और इजीली एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। रेस्पिरिकेस के जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी, राइट। एट द लास्ट एक और चीज, एक पॉइंट जो है रह गया, वो ये है कि जो कैंसर थेरेपी में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, जो कैंसर थेरेपी के लिए जो प्रोडक्ट यूज की जाती है 6 मार्ड कैप्टोप्यूरिन, वो कन्वर्ट होता है इनएक्टिव में। कैंसर थेरेपी की जो एक्टिव है 6 मार्ड कैप्टोप्यूरिन, वो कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म में और एक्सक्रीशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ xanthine ऑक्सीडेज। सही है, तो अगर हम xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे तो क्या होगा? xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट होगा और 6 मार्क कैप्टोप्यूरिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसकी कंसेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होगी, राइट। तो अगर पेशेंट कैंसर थेरेपी भी ले रहा है तो फिर उसकी डोज एडजस्टमेंट होगी। आई होप यू ग्रेस्प the pharmacology of anti-gout drug. If you have any type of query, please do let me know. Comment in commenting sections box. And I have just one question कि यूरिकोस्यूरिक एजेंट्स जो है वो नेफ्रॉन के किस पार्ट पे इफेक्ट करते हैं? Stay tuned for more lecture. Till then, take care. Bye bye.